हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नी बॉटनी। तो आज मैं बात करने जा रही हूँ यूपीएससी यानी यूपीएससी क्या है, सिविल सर्विस एग्ज़ाम क्या है, इसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी। तो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम क्या है तथा इस एग्ज़ाम के लिए एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए और एज लिमिट कितनी होनी चाहिए तथा इसका सिलेबस क्या होगा तथा प्रीवियस ईयर की कट ऑफ क्या होनी चाहिए, इन सब के बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं व्हाट इज़ यूपीएससी। यूपीएससी क्या है? यूपीएससी एंड पीएससी। पहले हम ये कहना चाहेंगे, ये जो पीएससी होता है इसकी जो फुल फॉर्म होती है पब्लिक सर्विस कमीशंस होती है। इसको हिंदी में लोक सेवा आयोग कहते हैं। यूपीएससी की बात करते हैं तो इसका जो फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशंस होता है, यानी कि आज़ादी से पहले इसकी स्थापना की गई थी। पीएससी की जो स्थापना दिवस था ये 1 अक्टूबर 1926 में, यानी कि आज़ादी से पहले इसकी स्थापना की गई थी। इसके बाद आज़ादी के बाद 1950 में लोक सेवा आयोग में यानी पीएससी में कुछ चेंजेस दिए गए। पीएससी के जितने भी अधिकारी थे, पीएससी में जितने भी अधिकारी थे, उन अधिकारी में विस्तार करके इसे यूपीएससी का नाम दिया गया। इसलिए यूपीएससी एंड पीएससी, यूपीएससी का नाम दिया गया। यूपीएससी को हिंदी में संघ लोक सेवा आयोग यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशंस कहते हैं। यानी कि पीएससी के बाद यूपीएससी बन गया। पहले इसे पीएससी के नाम से जाना जाता था। 1 अक्टूबर 1926 में जब इसकी स्थापना हुई थी और 26 अक्टूबर 1950 को नाम यूपीएससी रख दिया गया था। यूपीएससी का सबसे मेन काम ये होता है कि प्रथम श्रेणी के अधिकारियों और द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों का वो चयन करते हैं, यानी चुनते हैं, या फिर सिविल सेवा का भी चयन करते हैं। तो यूपीएससी के माध्यम से ही देश में आईएएस, आईपीएस और इसके अलावा अन्य जो भी ग्रेड होते हैं, ए ग्रेड, बी ग्रेड की भर्ती की जाती है। तो उन सभी की भर्ती यूपीएससी के द्वारा ही की जाती है। तो यूपीएससी भारत की एक केंद्रीय संस्था है, यूनियन सर्विस कमीशंस इसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम आते हैं क्वालिफिकेशंस पर। तो ये जो ग्रेजुएशन के बारे में यानी कि पढ़ाई के बारे में, तो ऐसे स्टूडेंट जो अपना ग्रेजुएशन कर चुके हैं वो यूपीएससी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर बात करें ग्रेजुएशन की यानी कि स्टडी के बारे में, तो ऐसे स्टूडेंट जो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं वो यूपीएससी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। और ऐसे स्टूडेंट जो ग्रेजुएशन के लास्ट सेमेस्टर में हैं तो वो भी यूपीएससी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब एज की बात करते हैं, यानी उम्र सीमा की। एज में यानी सामान्य वर्ग में 21 वर्ष एवं अधिकतम 32 वर्ष। एज में दिया गया है कि जो सामान्य वर्ग के लोग होते हैं वो न्यूनतम वर्ष 21 होता है, यानी कि कम से कम 21 वर्ष और अधिकतम 32 वर्ष। 32 वर्ष के बाद एग्ज़ाम नहीं दिया जा सकता है। एसटी एससी एज में 5 वर्ष की छूट। ये जो एसटी एससी के जो एज के होते हैं, इन उम्मीदवारों की उम्र सीमा में 5 वर्ष की छूट दे दी जाती है। यानी कि जो एसटी एससी वाले लोग होते हैं 37 वर्ष तक एग्ज़ाम दे सकते हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग 3 वर्ष उम्र सीमा में छूट। अन्य पिछड़े वर्ग के स्टूडेंट को 3 वर्ष यानी कि 3 साल की उम्र सीमा में छूट दे दी जाती है। यानी कि ये लोग 35 वर्ष तक यूपीएससी का कोई भी एग्ज़ाम दे सकते हैं।
तो ये तो हो गया एज क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए यूपीएससी एग्ज़ाम देने के लिए। डिपार्टमेंट्स अंडर दिस सर्विस आर एज फॉलोज। हर साल संघ लोक सेवा आयोग सेवाओं में अधिकारियों के चयन के लिए एक भर्ती परीक्षा आयोजित करता है। ये सेवाएं इस प्रकार हैं। ऑल इंडिया सर्विसेज में ग्रुप ए सर्विस होता है और ग्रुप बी सर्विस होता है। अब बात करते हैं सर्विसेज के अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं। तो ऑल इंडिया सर्विसेज फर्स्ट है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आईएएस ऑफिसर, इंडियन पुलिस सर्विस आईपीएस ऑफिसर, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस आईएफएस ऑफिसर पोस्ट होती है। वहीं पर ग्रुप ए सर्विसेज की बात करते हैं तो इंडियन फॉरेन सर्विसेज ऑफिसर और रिवेन्यू सर्विस ऑफिसर, कॉरपोरेट लॉ सर्विस ऑफिसर, ऑडिट एंड अकाउंटिंग सर्विस ऑफिसर, सिविल अकाउंट ऑफिसर, रेलवे अकाउंट्स ऑफिसर, डिफेंस अकाउंट्स ऑफिसर, पोस्टल सर्विस ऑफिसर, डिफेंस स्टेट सर्विस ऑफिसर, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, इन सबकी यहाँ पोस्ट आती है। अब बात करते हैं ग्रुप बी सर्विस की। बात करते हैं ग्रुप बी सर्विसेज की तो आर्मेड फोर्सेस हेड क्वार्टर्स सिविल सर्विस ऑफिसर जिसे DANICF कहते हैं और पांडिचेरी सिविल सर्विस एंड पुलिस सर्विस ऑफिसर की पोस्ट आती है। यूपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षाओं में ये जो यूपीएससी संस्था है ये कौन कौन एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, यहाँ पर हमने एग्ज़ाम के नाम भी लिख दिए हैं। शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं और फुल फॉर्म में क्या कहते हैं, इन सभी के बारे में बात की है। संघ लोक सेवा आयोग भारत की केंद्रीय संस्था है। ये संस्था सिविल परीक्षा CSE, SCRA, ESE, NDE है। इसी द्वारा आयोजित जो परीक्षाएं होती है ये 24 पदों के लिए आयोजित करवाता है और ये भारतीय और समूह के ग्रेड A और ग्रेड B की कर्मचारी भी होते हैं, उनकी भी परीक्षाओं का जिम्मेदार एजेंसी होती है। तो यहाँ पर कुछ एग्ज़ाम के मेंस नाम भी लिखे गए हैं तो आप देख सकते हैं। तो CSE, SCRA, ESE एंड DE। CSE सिविल सर्विस एग्ज़ाम, SCRA स्पेशल क्लास रेलवे प्रशिक्षु जिसे कहते हैं SCRA और ESE इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन और NDE नेशनल डिफेंस एग्ज़ाम आदि होते हैं। एग्ज़ाम में आपको वो एग्ज़ाम चुनना होता है। आप कौन सा एग्ज़ाम देंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप आगे बनना क्या चाहते हैं तो ये तो ही हो गया आपका यूपीएससी कौन कौन से एग्ज़ाम करवाती है। इसके बाद अब हम जानते हैं कि जो यूपीएससी के एग्ज़ाम होते हैं ये कौन कौन दे सकता है। यूपीएससी कौन दे सकता है ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। क्वालिफ़िकेशंस, एज लिमिट, क्वालिफ़िकेशन, शैक्षणिक योग्यता के बारे में यानी कि पढ़ाई के बारे में। तो ऐसे स्टूडेंट जो अपना ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो यूपीएससी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर बात करें शैक्षणिक योग्यता की यानी कि पढ़ाई के बारे में तो ऐसे स्टूडेंट जो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं वो यूपीएससी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। और जो स्टूडेंट ग्रेजुएशन के लास्ट सेमेस्टर में हैं तो वो भी यूपीएससी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। और इसमें एज लिमिट हम पहले भी आपको बता चुके हैं और ST SC के बारे में भी आपको हम बता चुके हैं। ये देखिए ये एज सामान्य वर्ग, ST SC, अन्य पिछड़ा वर्ग ये हम आपको पहले बता चुके हैं। तो अब हम बात करते हैं यूपीएससी परीक्षा में मौके की। इसमें मौके कितने होते हैं? सामान्य श्रेणी में 6 होते हैं। तो फ्रेंड्स ये परीक्षा के मौके भी श्रेणी के आधार पर बटे हुए हैं। तो अगर किसी जनरल कैटेगरी का है या सामान्य श्रेणी का हो तो उसके 6 चांस मिलते हैं यूपीएससी एग्ज़ाम में बैठने के लिए। तो उन्हें 6 चांस दिए जाते हैं। ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी
की जो कैटेगरी होती है उन लोगों के लिए, जो भी लोग होते हैं उनमें 9 चांस उन्हें मिलते हैं। अन्य श्रेणी की बात करते हैं यानी असीमित की, तो जो अदर कैटेगरी यानी अन्य श्रेणी होती है और तो उनके लिए अनलिमिटेड चांस है, वो जितनी बार चाहें उतनी बार एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन ये 35 वर्ष तक एग्ज़ाम दे सकते हैं, उसके बाद नहीं दे सकते। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गया परीक्षा में मौके यानी कि कितनी बार चांसेस मिलने हैं यानी अटेम्प्ट करनी है। तो अब बात करते हैं यूपीएससी परीक्षा की प्रक्रिया की। यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप समझना होगा। तो इसका एग्जामिनेशन प्रोसेस है, ये 3 होते हैं, प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम, मेन एग्ज़ाम और इंटरव्यू। तो फर्स्ट है प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम, ये आपका सबसे फर्स्ट एग्ज़ाम होता है। इसके बाद सेकंड एग्ज़ाम मेन एग्ज़ाम होता है और थर्ड इंटरव्यू लिया जाता है। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट और सेकंड आपका रिटर्न एग्ज़ाम हो गया और थर्ड जो है वो इंटरव्यू के लिए जाया जाता है। पहले हम बात करते हैं प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम की। ये जो एग्ज़ाम है प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम, ये परीक्षा जून और जुलाई महीने में होती है। परीक्षा के इस चरण में हमें 2 एग्ज़ाम देने होते हैं। तो पहला हो गया सामान्य अध्ययन यानी कि जनरल स्टडीज, जो कि प्रथम प्रश्न के रूप में आता है, और जो दूसरा होता है एग्ज़ाम होता है वो होता है सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं, जिसमें प्रत्येक एग्ज़ाम 200 मार्क्स का होता है और जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ टिक करना होता है, लिखना कुछ नहीं होता है, जिसे सॉल्व करने के लिए आपको 2 घंटे का टाइम मिलता है, यानी कि 4 घंटे का टाइम मिल जाता है। और इस एग्ज़ाम से जुड़े सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है, जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट होता है यानी कि जो भी आपके मार्क्स होते हैं वो फाइनल एग्ज़ाम में जोड़े नहीं जाते हैं। तो पास किए बिना आप जो सेकंड एग्ज़ाम होता है यानी कि मेन एग्ज़ाम, आप नहीं बैठ सकते। आईएएस एग्ज़ाम की फाइनल मेरिट में केवल मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार यानी प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम और इंटरव्यू किए गए मार्क्स को ही जोड़ा जाता है और उसी के अनुपात में आपकी रैंक निर्धारित कर दी जाती है। तो ये तो हो गया प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम। अब मेन एग्ज़ाम की बात करते हैं। इसमें 9 पेपर देने होते हैं। इसके जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें 180 से लेकर 200 तक के क्वेश्चंस होते हैं। ये नवंबर दिसंबर के टाइम होते हैं। ये टोटल 1750 नंबर का होता है और प्रत्येक पेपर के लिए 3 घंटे का टाइम दिया जाता है। फर्स्ट होता है क्वेश्चंस होगा, इसमें 18 भारतीय भाषा में से जितने भी इंडियन लैंग्वेज हैं उसमें इंडियन लैंग्वेज यानी भारतीय भाषा मिल जाएगी। इनमें से किसी एक भाषा को चुनना होगा और उसी के आधार पर एग्ज़ाम देना होगा। और ये एग्ज़ाम टोटल 300 मार्क्स का होता है, जिसमें टोटल 20 से 25 क्वेश्चंस आते हैं। और ध्यान रहे ये बात, इस पेपर में जो मार्क्स मिलेंगे वो आपके फाइनल रिजल्ट में नहीं जोड़े जाएंगे। ऐसे की बात करते हैं तो तीसरा प्रश्न ऐसे राइटिंग का होता है। इसमें आपको निबंध लिखना होता है। ये 2 पार्ट्स में होता है, दोनों पार्ट्स में से कोई एक एक निबंध लिखना होता है और ये एग्ज़ाम 250 मार्क्स का होता है। तो अब हम 4, 5, 6, 7 एग्ज़ाम की बात करते हैं। ये जितने भी पेपर होते हैं इनमें ये जितने भी जो एग्ज़ाम होते हैं इनमें आपको 250 मार्क्स का पेपर मिलता है। ये सभी पेपर सामाजिक, आर्थिक और भी जो हैं उनकी समझ की परीक्षा के मकसद के लिए जाते हैं। इसके बाद 8 और 9 पेपर की बात करते हैं। ये दोनों पेपर वैकल्पिक विषय होते हैं यानी कि ऑप्शनल पेपर होते हैं, जिन्हें आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चुन सकते हैं। तो इन दोनों पेपर में आपको एक पेपर में 250 मार्क्स मिलने हैं, यानी दोनों एग्ज़ाम 500 मार्क्स के होते हैं जो फाइनल रिज़ल्ट में जुड़ते हैं। तो आप इस पेपर में काफ़ी अच्छे मार्क्स ला सकते हैं क्योंकि ये ऑप्शनल एग्ज़ाम होता है।
अब हमारा थर्ड इंटरव्यू अब सबसे लास्ट में आता है। इंटरव्यू जब आप इन दोनों परीक्षाओं में पास हो जाते हैं तब इंटरव्यू होता है। ये फरवरी से अप्रैल के महीने के बीच में होता है। ये जो इंटरव्यू है ये सिविल सेवा परीक्षा का अंतिम और सबसे इम्पॉर्टेंट चरण है। आप मुख्य परीक्षा के पास करने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू टोटल 250 अंक का होता है और इसमें आपको जितने भी अंक मिलेंगे वो आपकी मेरिट लिस्ट में जोड़ दिए जाएंगे। और जो इंटरव्यू होता है वो हम अपने हिसाब से किसी भी भाषा में दे सकते हैं। जैसे कि आप इंग्लिश में चाहते हैं तो इंग्लिश में दे सकते हैं और अगर हिंदी पसंद हो तो हिंदी में दे सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी मनपसंद भाषा में इंटरव्यू दे सकते हैं और इंटरव्यू फरवरी महीने से आयोजित किया जाता है। यूपीएससी की तैयारी कैसे करें? तो इसके 3 तरीके होते हैं। कोचिंग ज्वाइन करें, इंटरनेट की मदद लें, न्यूज़पेपर देखें। ये बहुत बड़े लेवल का एग्ज़ाम होता है तो आपको पता ही होगा इसमें हद से ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स होते हैं। बहुत से लोग सालों मेहनत करने पर भी इस परीक्षा में सफल नहीं हो पाते हैं और अगर आप सच में सफल होना चाहते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी। तो अब कोचिंग ज्वाइन की बात करते हैं तो देश में बहुत सारे आईएएस आईपीएस कराने वाले कोचिंग हैं जो आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ आपको अच्छी नॉलेज मिलेगी और अच्छा माहौल मिलेगा। बात करते हैं नेट ज्वाइन की, तो इंटरनेट के मदद से अगर आप सही यूज़ करेंगे, अगर नेट का सही यूज़ करेंगे तो आपका ज्ञान बढ़ सकता है। पिछले साल के जो भी पेपर्स हैं और भी जनरल नॉलेज है इसको पढ़ते रहिए। इससे आपको यूपीएससी की तैयारी करने में बहुत हेल्प मिलेगी। अब न्यूज़पेपर की बात करते हैं तो ये सबसे बेस्ट आइडिया है अपने नॉलेज बढ़ाने का। तो इस तरह से आप यूपीएससी की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लिंक लाइक कीजिए और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए जिससे आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको आसानी से मिलती रहे और आप हमारी सारी वीडियोस अच्छे से देख पाएंगे। थैंक यू सो मच।